मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। आप जानते हैं देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है। आपके माध्यम से ही हम पैनलिस्ट से बात करते हैं और देश की बहस के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। आपसे एक सवाल पूछते हैं और सवाल में जो आपकी राय आती है उसे हम देश की बहस के निष्कर्ष के तौर पर आप लोगों के सामने रखते हैं। अब आइए देखते हैं आज आपने देश की बहस का कौन सा मुद्दा चुना है। जो आपने देश की बहस का मुद्दा चुना है पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। इमरान खान की हालत खराब है, उनकी कुर्सी कभी भी गिर सकती है। लेकिन इसी बीच मदरसों के अंदर भारत विरोधी तालीम, कट्टरपंथ की तालीम दी जा रही है। ये देखिए आज का पोल आ गया आपके सामने। बच्चों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हथियार क्यों बनाया, मदरसों में सीख दी जा रही है। हम आप इसके वीडियो प्रूफ दिखाएंगे। क्या पढ़ाया जा रहा है ये सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएं, हम बात करें इमरान खान के ढलते हुए पॉलिटिकल कैरियर की, एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि कल वो हार गए हैं। एक महत्वपूर्ण सीट उन्होंने संसद की हार ली है। पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट उनके यहाँ चल रहा था, जो उनके खिलाफ काम कर रहा था, उसके पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी चुनाव जीत गए हैं और उनके वित्त मंत्री चुनाव हार गए हैं। ऐसे में उन्हें विश्वास मत लेना होगा। तो क्या कुछ ही घंटों की मेहमान है इमरान सरकार, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले देखिए मदरसों में जहर की शिक्षा। तालीम नंबर 1, तुम सब लोगों को जिहाद करना है। इसे पढ़कर हर बच्चा इस्लामिक जिहाद करे। तालीम नंबर 2, जो बंदा नबी के बारे में बात करे, कोई भी नबी के बारे में बात करे, उसे काट कर रख दो। पाकिस्तान की पाठशाला में मासूमों को जो तालीम मिल रही है उससे साफ हो गया है कि यहाँ लोग भूखे मर जाएं, देश गड्ढे में गिर जाए। लेकिन आने वाली नस्ल को यहाँ आतंक के असुर सिर्फ और सिर्फ गला रेंतने की शिक्षा दे रहे हैं और जिहाद का जहर बच्चों में घोल रहे हैं। कोई बंदा सरकार के बारे में बात करेगा, सरकारी तौर पर सल बारे में बात करेगा, तो उसका एक ही हाल होगा। ये टीचर छात्रों से म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिमों की मदद करने के लिए भी जंग छेड़ने वाला ब्रेन वॉश कर रहा है। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन मास्क लगाए इन बच्चों को देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान में स्कूल खुलने के बाद का ये वीडियो है और ये पाकिस्तान के पंजाब से हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का ये दावा है कि पाकिस्तान में स्कूली बच्चों को एक कट्टरपंथी सोच की शिक्षा दी जाती है और खासकर भारत और हिंदुओं के बरखिलाफ घृणा पैदा करने की शिक्षा पाकिस्तान के स्कूलों में दी जाती है। यही नहीं, पाकिस्तान भारत विरोधी एजेंडे को जिंदा रखने के लिए कश्मीरी छात्रों को भड़काता भी रहा है। यह हाल ही में जांच एजेंसी के खुलासे से सामने आया है। ये जो बच्चे उधर जाते थे इनको भी स्पेशल सिखलाई दी जाती थी और भी रेडिकलाइज कर दिया जाता था, जिससे कि जब वो वापस भारत में आते थे तो उनको फिर टेररिस्ट ग्रुप्स में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को याद रखना होगा कि बारूद के ढेर पर बैठकर मासूमों को नापाक तालीम देना उन्हें पहले भी भारी पड़ चुका है। जब 16 दिसंबर 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने 132 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद आज जब पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ फेल होने का सर्टिफिकेट FATF देता है तो पाकिस्तान के आंसू निकल जाते हैं। देश की बहस में पाकिस्तान के अंदर कैसे मासूमों को मोहरा बनाया जा रहा है, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। भले ही पाकिस्तान रोटी रोटी को मोहताज हो, लेकिन गोली बम बारूद अपने बच्चों को बांटने के लिए किसी भी नापाक हद तक जा सकता है। ऐसे आतंकिस्तान का तो खुद एक दिन नामोनिशान मिट जाता है। तो आज हम देश की बहस पे दो मुद्दों पर बात करेंगे और दोनों ही मुद्दे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इमरान सरकार खतरे में पड़ चुकी है। इमरान खान ने उसके बारे में क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने जो रिपोर्ट देखी है उसमें मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट साबित करती है कि किस तरह कट्टरपंथ की ट्रेनिंग मदरसों के अंदर दी जा रही है और यही बच्चे बड़े बन के आजमल अमीर कसाब जैसे बनते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इन मदरसों से जब इनको निकाल कर
आतंकी बनाया जाता है तो इनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, इनके परिवार के लोगों को पैसे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आपका जो बच्चा है वो तो 72 हुरों के पास जा रहा है, जिहाद लड़ने के लिए जा रहा है, अब ये आपके खर्चे के लिए पैसे हैं। और ऐसे बहुत गरीब माँ बाप है पाकिस्तान के अंदर जो ये करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दूसरा मुद्दा खुद पाकिस्तान के सिलेक्टेड प्रधानमंत्री इमरान खान का है। कल वो एक सीट पर चुनाव हार गए, उन्हें यूसुफ रजा गिलानी ने हराया जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनके वित्त मंत्री बुरी तरह चुनाव हार गए, क्रॉस वोटिंग हुई और इमरान खान अब कह रहे हैं कि उनके लोग बिक गए, उनके लोगों को पैसे द्वारा खरीद लिया गया। अब इमरान खान के सामने चुनौती है कि वो अपना विश्वास मत पेश करके संसद के अंदर अपनी मेजॉरिटी साबित करें, वरना वो आगे सरकार नहीं चला पाएंगे और पाकिस्तान की सरकार गिर जाएगी। हमको 6 साल पहले तहरीक इंसाफ ने सेनेट में हिस्सा लिया जब पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट थी, तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में तो पैसा चलता है और अभी से नहीं, ये 30-40 साल से सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। जो सेनेटर बनता है, जो बनना चाहता है, वो पैसा इस्तेमाल करता है और वो खरीदता किसको है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे पता चला और तब से मैंने कैंपेन शुरू की कि ये क्या मजाक हो रहा है हमारी जमहूरियत के साथ, कि कैसी जमहूरियत है जिसके अंदर मुल्क की लीडरशिप, ये याद रखें, सेनेट के अंदर मुल्क की लीडरशिप आती है और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं इनमें से मुल्क की लीडरशिप आती है, इनमें से वजीर बनते हैं, इनमें से वजीर आजम बनते हैं, इनमें से वजीर आला बनते हैं। तो मुझे तब से हैरत हुई कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, एक सेनेटर रिश्वत दे के सेनेटर बन रहा है और दूसरी तरफ वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो अपना जमीर बेच रहे हैं, पैसे लेके वोट कर रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? तो इमरान खान को भी ये समझना चाहिए कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। इमरान खान और इस देश के पुराने हुक्मरानों ने सिर्फ बबूल बोए हैं और अब वो उम्मीद करते हैं कि उनको पके हुए आम मिलेंगे और वो पूरे देश को खिलाएंगे। पूरा पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, ऐसे में सरकारी अनिश्चितता है, सरकार रहेगी या जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ हमारा देश की बहस में आज का सवाल है, क्या इमरान सरकार अपना विश्वास मत हासिल कर पाएगी? हाँ या नहीं में आप अपना जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी अपना जवाब दे सकते हैं। देखिए, क्या इमरान खान अपनी सरकार बचा पाएंगे, विश्वास मत हासिल कर पाएंगे? देख सकते हैं आप ऑप्शन हाँ या नहीं पर, ऑप्शन के विकल्प भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ट्विटर हैंडल भी हमारा है, फेसबुक पेज भी है। लेकिन कार्यक्रम के अंदर ये देश का इकलौता ऐसा शो है जहां हम दर्शकों को सीधे अपने घर से देश और दुनिया की सबसे बड़ी बहस में जोड़ते हैं। इसलिए आप भी जुड़िए, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है 9711002266 पर आप एक छोटा सा व्हाट्सएप करें और हमें बताएं कि हाँ मैं शो में शामिल होना चाहता हूं, हम आपको शो में जरूर शामिल करेंगे। सबसे पहले अपने सबसे बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। भारत की तरफ से मोर्चा संभालेंगे मेजर जनरल GD बख्शी, जिनको किसी परिचय की कोई जरूरत नहीं है। उनका कद उनके पद से बहुत बड़ा है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। RSN सिंह साहब, इनको भी किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तारिक फतेह साहब, जाने माने पाकिस्तानी लेखक, कमेंटेटर और साथ ही साथ बड़ी बेबाकी से अपनी राय साउथ एशिया के बारे में रखने वाले कैनेडियन मूल के ये लेखक हैं। पाकिस्तान की तरफ से 4 लोग मेरे साथ हैं, खासतौर पर उनके बारे में बता दूं। चौधरी इफ्तिकार गुर्जर, प्रवक्ता है PTI माने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, नवाज शरीफ की पार्टी, अभी लगाया साहब, पैसे लेके खरीद लिया MPs को, मैं बाद में बात करूंगा। इरशाद अहमद खान साहब, नेता PMLN यानी नवाज शरीफ की पार्टी के नेता। लोन साहब से तो मैं लगातार भिड़ता रहता हूं और लोन साहब बड़े दिलचस्प इंसान है, बड़े दिलचस्प जवाब देते हैं सवालों के। उमर अल्ताफ, पाकिस्तानी पत्रकार, ये भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं आऊंगा गुर्जर साहब के पास। गुर्जर साहब, मुझे बताइए कितने पैसों का लेन देन हुआ है? शुक्रिया सबसे पहले कि मैं न्यूज़ नेशन पे आपने मुझे लिया और ये मेरी पहली दफ़ा इंशाल्लाह जॉइंट डिबेट होगी आप लोगों के साथ, गर्चे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह हमारे कायदे मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान न्याजी ने ये कहा है
कि सेनेट के इंतखाबात में पैसा आज से नहीं, कई बरसों और कई अशरों से चल रहा है। तो ये जो पैसे की खरीदारी है, जमहूरियत की जहाँ पे खूबसूरतियाँ हैं, वहाँ जमहूरियत का ये नंग भी है कि लोग पैसों के ऊपर बिकते भी हैं, ज़मीर भी बिकते हैं। और आपको ये इल्म होगा कि सियासत में ये कोई इस पाकिस्तान की बात नहीं है। अब अपने देश की भी बात देख लें, आपके अपने नेता, आपके अपने लोग जो हैं, वो किस तरह सियासत में एक दूसरे को पछाड़ते हैं। तो ये 4-5 वोट का फ़र्क है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो सियासत है, जमहूरियत है, बड़ी सफाई की तरफ बढ़ रही है आगे। और हमारे नेता, हमारे कायद ने ये फैसला किया है कि सफाई मैं की तरफ वोट ऑफ बस यही से कॉन्फिडेंस के लिए छोटा जाऊं। छोटा रखते हैं हम, छोटे छोटे जवाब में मजा आएगा। सीधे जनरल बख्शी, क्या सरकार सफाई की तरफ बढ़ रही है? आप रिश्वत देकर एक सीट हथिया लेंगे, खुद प्रधानमंत्री आरोप लगाएगा कि पैसे लिए और दिए गए थे, ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे अच्छी बेहतरी क्या होगी कि आपका लोकतंत्र ही करप्ट हो जाए? देखिए, हमें पाकिस्तान को लेकर बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है। हमारे भारत में हम बहुत कीन थे, इच्छुक थे कि वहां भी जमहूरियत आए। इनकी कोई 70 साल से कुछ ज्यादा जो जिंदगानी है, आधा टाइम इनकी फौज ने डायरेक्ट रूल किया है, और जब डायरेक्ट रूल नहीं किया तो इनडायरेक्ट पीछे से उन्होंने कठपुतली चलाई है, कठपुतलियों को नाच नचाया है। और इमरान साहब के बारे में भी अफसोस ये कि कहा जाता है कि वो इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। फौज ने सिलेक्ट किया, फौज ने उनको वहां पे ताजपोशी की है, तख्त पहनाया है। और हमको उम्मीद थी, और जब आए बेचारे इमरान खान साहब तो बड़े नेक लग रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब हम बिल्कुल जो है जो करप्शन को खिलाफ मैं लड़ूंगा। और उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की। जब वो अमेरिका गए, वो इकोनॉमी क्लास, कैटल क्लास जिसको कई लोगों ने कहा है यहाँ, उसमें बैठ के गए बेचारे। फिर बहुत उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन बड़ा गधे भी अफसोस बेचे होता उन्होंने, है गधे कि और आज घोड़े। वही इमरान खान साहब पीएम हाउस के गधे, घोड़े और भैंस भी बेचे उन्होंने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। बेशक बेशक। और इसके लिए हमको बहुत चिंता है कि अगर 6 साल के एफर्ट्स के बाद भी इमरान खान साहब को ये वही रोना पड़ रहा है कि ये सब तो पैसे का खेल है, तो अब वो किसको कोसेंगे? रियाया तो उनकी है, जो मलकियत उनकी है, ताज उनके सर पे है। अब किसको कोस सकते हैं? वो हमारे फौज में बोलते हैं डे सिंड्रोम, कि भाई ये सारी मुसीबतों के लिए वो जिम्मेवार है। लेकिन अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अब आपसे आगे कौन है? अब आप बोलेंगे कि फौज चला रही है और फौज पैसे खिलवा के कर रही है। उमर अल्ताफ हाथ उठा रहे थे। उमर अल्ताफ, क्या अल्लाह बहानेबाजी चल जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से, इमरान खान की तरफ से बहानेबाजी चल जाएगी जैसा जनरल बख्शी कह रहे हैं? बताइए, आप हाथ उठा रहे थे, जवाब दीजिए उमर अल्ताफ जी। देखिए, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान रहे या कोई और रहे, ठीक है, एक इलेक्शन हो जाएगा, एक प्रोसेस के थ्रू आ जाएंगे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री एक कातिल नहीं होएगा जिस तरह भारत में एक मोदी को आपने अपना प्रधानमंत्री प्रोसेस के थ्रू आए थे, गुजरात के मुसलमानों का कातिल है। प्राइम मिनिस्टर क्यों बोलते हैं? पाकिस्तान में कातिल जो है वो प्रधानमंत्री अरे नहीं बनेगा। सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्यों बोलते हैं फिर? इमरान खान को सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्यों बोलते हैं? इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, कातिल तो नहीं बोलते, जो मर्जी बोलती है ऑपोजिशन, एक कातिल तो नहीं बोलते। गुजरात के मुसलमानों का कातिल तो नहीं है इमरान खान। इमरान खान ये खाली पाकिस्तान वाले जिनका दिमाग सरका हुआ है वही सोच सकते हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के महानायकों में से एक हैं। अपने दिमाग का फंडा क्लियर कर लीजिए आप। पाकिस्तान को कोई हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनवा रहे ना। आपकी संसद में 30% लोग जो बैठे हुए हैं भारत के एमएलए, उनकी क्रिमिनल कन्विक्शंस हुई हुई हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? भारत अब लोगों को लेक्चर देगा। आप क्या तो दूध के धुले हुए सब, आप क्या तो आधा टाइम लंदन में रहते हैं, आधा टाइम कभी कभी कराची और लाहौर घूमने आ जाते हैं। आपके ऊपर कौन सी जनता के बीच काम करते हैं? वो आपका प्रधानमंत्री है जिस बंदे को गुजरात के मुसलमानों को कत्ल में तिहाड़ जेल में होना चाहिए था,
वो आज आपका बहुत बकवास प्रधानमंत्री कर है। ली। ये अफसोस की मैं बात नहीं भारत है। के दूसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में ये बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर आप इसको देखिए, मैं तो एक रिपीट फैक्ट की बात करेंगे कर रहा तो हूं। मैं आपको शो पे नहीं लूंगा। RSN सिंह साहब, कितना मुद्दा मैं तो एक फैक्ट की इरेलेवेंट बात हो कर चुका रहा है गुजरात का। गुजरात के बाद कितना पानी नदियों से बह चुका है। उमर अल्ताफ अगर जब तक माफी नहीं मांगेंगे उनको ऑडियो नहीं जाएगा। देखिए, सिंह साहब, नहीं, ये तो आज तो डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुआ है और तभी आप डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को लेके जो सीनेट का इलेक्शन है वो वहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं जिसमें उनका कुर्सी खतरे में है, तभी आप डिबेट कर रहे हैं। अब आप नरेंद्र मोदी के बारे में डिस्कशन तो है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इमरान खान ने एक बात ज़रूर दिखा दी। पहली बात कि बंदा चाहे पाकिस्तान का जितना भी अंग्रेजी बोलता हो वो अंदर से जिहादी होता है। ये आदमी कहाँ पढ़ता था? ऑक्सफोर्ड में। एक टी शर्ट पहनता था, आप याद कीजिए, बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट, वो कैरी पेकर सीरीज़ आपको याद होगा। ये अपने आप को बहुत बड़ा कैसोनोवा कहता था। और ये आदमी जब फौज की मदद से प्राइम मिनिस्टर बना तो उसके बाद से ये जो हकानिया सेमिनरी है, इसका सबसे बड़ा ये फंड्स का ये बेनिफैक्टर बन गया। तो ये देखिए, और मैं बता तो, मेरे दोस्त जो लोग कुछ मिले हैं, जब ये असलियत पे आ जाता है ना 2 पेग दारू के बाद, तो इसकी पूरी वो अंग्रेजियत जो है वो खत्म हो जाती है। फिर वो बिल्कुल ओए तितर ला, तितर इधर ला, ऐसे बात करता ही है। तो ये पूरी पाकिस्तान कौम की एक ये है, नस है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई सिंपैथी नहीं है साहब, इसको कुर्सी देने के चक्कर में पूरे बरेलवी जो सेक्ट के लोग हैं, जो कहते हैं लोग कि 60%, 50 से 60% पाकिस्तान, उनको रेडिकलाइज कर दिया गया। नवाज शरीफ के इलेक्टोरल बेस को हमला करने के लिए पंजाब में जितने वो खादिम हुसैन रिजवी के साथ क्या किया गया, तो अगर किसी ने जियाउल हक के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन का जिम्मेदार है तो वो है इमरान खान विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो अब जो वो उसका समय आ गया है, वो समय आ गया है। और एक और बात बता दूं, 1970 इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुआ है, हो ही नहीं सकता है। एक इस्लामिक देश में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकता है। ये आप मेरी बात, बहुत से लोग मेरी बात से वो तवज्जो नहीं रखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात मैं कहता हूं कि इस्लामिज्म इज नॉट गिवन टू डेमोक्रेसी। सीधे कभी नहीं। अरे साहब, वो तारिक फतेह साहब, मैं सीधे खान साहब कोई के पास खलीफा भी जाता हूं। कभी ठीक से खान चुना गया है इनके यहाँ? खान साहब, आज तो घर में बिरयानी बनेगी। आपकी पार्टी सरकार में फिर से आने वाली है, खरीद फरोख्त करके। उन्होंने बोल दिया, हमारे सीनेट के मेंबर्स को खरीद लिया नवाज शरीफ की पार्टी ने, मरियम नवाज ने, आसिफ अली जरदारी ने, और हमारे कैंडिडेट हार गए। इसका मतलब आज आपके घर में बिरयानी पकेगी। दीपक भाई, बिरयानी हर रोज पकती है और कोरमा भी पकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान लोग हैं, अल्लाह का रिस्क बड़ा हमारे ऊपर मेहरबान है। दूसरा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। देखें, ये जो बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर यार, हर चीज में ये अल्लाह और मुसलमान क्यों ले आते हो यार? बेशक कोट और टाई में आते हो और हर चीज में अल्लाह, मुसलमान, जिहाद, ये क्या है? व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स? नहीं है बीच में बोलना। अरे इंसान की तरह बात करो ना। हर चीज में अल्लाह, हर चीज में मुसलमान, हर चीज में अभी भी यू फील कोई तरह का इनसिक्योरिटी है आपको? कोट टाई अच्छे से कोट टाई पहन ली, क्या इनसिक्योरिटी है आपको? हर चीज में अल्लाह को टूज दो, हर चीज में मुसलमान को टूज दो। बिल्कुल, मुसलमान का अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है। नहीं, मुंह बंद तब करेंगे जब ये आप अल्लाह और मुसलमान बार-बार, ये इंडियन चैनल पे डिबेट है, ये मदरसा नहीं है पाकिस्तान का। आप दिस नॉट अ मदरसा ऑफ पाकिस्तान, मदरसों में कुरान देते हैं, दिस तालीम इज देते हैं एन हम लोग। इंडियन चैनल। आप अपना मुंह बंद रखें, मुझे हम बात हर करने चीज दें। में मैं आपके दरमियान हम में बोलने नहीं बोल लगे कि राम की दया से, कृष्ण की दया से, हर चीज में अल्लाह को टूज देते हो। बिल्कुल, अल्लाह हमारा हामी और नहीं, शोर डाल रहा हूं क्योंकि आप लोग का ये जो अंदाज जो है ना, ये जिहादी अंदाज ये बड़ा पसंद आता है। शर्ट टाई पहनो, अल्लाह, ये और फिर बच्चों को तारिक फतेह साहब,
खान साहब बोल रहे हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है उन पर, रोज उनके घर बिरयानी और कोरमा बनता है, टाई कोट लगाकर बैठे हुए हैं। आरएसएस सिंह साहब पूछ रहे हैं आप कैसे मुसलमान, तो क्या ड्रेस कोड है? कोई इस्लाम में ड्रेस कोड भी है जो खान साहब को फॉलो करना चाहिए और वो नहीं करते? दीपक मुझे बोलने तो दें, मुझे बोलने दें, ये बीच में पता नहीं क्यों बोले। देखिए मैं ये कह रहा था देखिए कि रब का करम है और हमारे तारिक फतेह साहब और आप दोनों आएंगे सर, दोनों आएंगे। तारिक फतेह साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप पहली बार में उलट पड़े, आप पहली बार में उलट पड़े। तारिक फतेह साहब और खान साहब को आपने सामने किया जाए, मैं दोनों को 2-2 मिनट दूंगा। तारिक फतेह साहब और खान साहब। देखिए पाकिस्तान की बुनियाद ही इस बात पे है कि झूठ और अंग्रेज की प्रोडक्शन, ये इसने हिंदुस्तान के बाजू काटे हैं। इनका बुनियादी जो बेसिस है एग्जिस्टेंस का, वो हिंदुओं से दुश्मनी और नफरत। दुश्मनी तो चल भी जाती है, जो बचपने में पैदा होते के साथ ही छोटे स्कूलों में जाके हमें हिंदू के बारे में बताया जाता है। और जब हमने 30 लाख बांग्लादेश के मुसलमानों को मारा तो इसी बात पे मारा कि ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू हैं, इनको मारो। अब बात सारी ये है कि जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना, वहां सिर्फ यही हो सकता, क्योंकि कभी तारीख में पाकिस्तान था नहीं, कभी रहेगा नहीं और ना आइंदा कभी ये बच सकता, क्योंकि इसकी जो पोलराइजिंग फोर्सेस हैं कि आपने पश्तूनों के ऊपर उर्दू सौंप के अफगानिस्तान से अलग हटके जो अंग्रेज का बॉर्डर था वो डाल दिया अटक के ऊपर। बलोचिस्तान में आपने 1948 के बाद से फौज इन्वेड किया, एक आजाद मुल्क पे उस पे आप बैठे हुए। वहां 5000 तो सिर्फ नॉन वो मुसलमान हैं जिनको इन्होंने गायब किया है, जिनकी बेटियां माएं बहनें इस्लामाबाद में पास ही बैठ के जुलूस निकाल के रो रही हैं कि हमारे घर के मर्द कहाँ गए। आप सिंध के अंदर हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे, उनकी बच्चियां किडनैप कर करके। पंजाब जो एक बचा कुचा जगह थी, सही बात की कि बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर वो रेडिकलिज्म नहीं था, वो आ गया। यानी पंजाब साइड के अंदर ये नहीं आपको पता था कि निकले में लोग और जिहाद, वो दूसरों को से करवाते थे काम के। वहां अब घर घर में, स्कूलों में और मदरसों के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है। और इसमें हैरत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां भी आप एक इस्लामिक गवर्नमेंट बनाएंगे वहां शरिया नाफिज होगा। शरिया का मतलब है कि जिस पे कुफर का इल्जाम है उसकी गर्दन काट दो। ये इन्होंने तो इमाम हुसैन की गर्दनें काटी हैं। जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में पनाह के ली थी राजा दायर के पास, उनका कत्ल किया इन लोगों ने। मोहम्मद बिन कासिम के नाम पे दिल्ली में उर्दू में किताबें बिकती, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको पहुंचा दूंगा कि क्या गंद हिंदुस्तान के अंदर फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान तो छोड़ दें आप, कि जिस भारत की पूजा करनी चाहिए कि दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मोहनजोदारो से लेके बैठे हुए, ये तो किसी बात को मानते ही नहीं है। इनके नाम देखिए आप, सबके सब अरब हैं, या ये खान लिख देते हैं अपने आगे। खान कौन है? मंगोल इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। इनसे कोई तो कहे कि कभी रुक के ये सोचो कि भाई जो इस्लाम तुम कहते हो, अरे वो तो प्रॉफिट मोहम्मद की मौत के कुछ घंटों के बाद आपस में मारपीट शुरू हो गई थी, कुरैश की और अंसारियों की। ये जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे अंसारी साहब, ये सारा का सारा फॉल्स आइडेंटिटी लेके हिंदुस्तान में आ गए। आपको कोई कुरैशी ईरान में नहीं मिलेगा। जवाब ले लेते, तारिक फतेह साहब जवाब ले लेते। खान साहब मुझे आप ये बताएं, उधार की डेमोक्रेसी पर कितने दिन चल पाएंगे? और आपके पास इस बात का क्या जवाब है जो तारिक फतेह साहब बता रहे हैं कि एक दिन फाइनली आपके टुकड़े टुकड़े और टुकड़े होने ही है, क्योंकि जिस गति से आप जा रहे हैं उसमें और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। देखिए ये जो आपका ख्वाब है ना, ये बड़ा अधूरा ख्वाब है, इसका मजा किसी दिन चख लेंगे आप खुद से। दूसरा बात ये की इन्होंने कि मुसलमान एक अजीब कौम है पूरी दुनिया में। देखें आप बोले मत, मैं नहीं बोला आपके दरमियान में। दूसरी बात आपने की हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, बात यह है कि वो ठीक है, हमारी एक जमहूरियत है और जमहूरियत का हुस्न यही है कि हार जीत हर पार्टी की होती है। अगर गवर्नमेंट चेंज होगी भी तो हमारा ही प्राइम मिनिस्टर दूसरा बन जाएगा, हम में से ही होगा वो।
और हमारी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, हम कटे हुए हैं लोग, तो उससे मेरा ख्याल आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमारा अंदरूनी मामला है। हम जैसे भी मुल्क चाहते हैं, मुल्क की हिफाजत करना हम खुद से जानते हैं। दूसरी बात आप कर रहे हैं हमारे मदरसों के बारे में। मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ाया जाता है, दीन की तालीम दी जाती है, और इस्लाम हमेशा यही रुकिए, यही रुकिए खान साहब। अभी दिखाता हूँ मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, अभी दिखाता हूँ आपको मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। यही रुकिए खान साहब, यही रुकिए, यही रुकिए, क्यों करिए, बताइए मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या वीडियो क्लिप है, बताइए खान साहब को। खान साहब की आंखें खोलिए, बताइए, और एक बार नहीं 2 बार रिपीट करिएगा। सबसे पहली बार चला ये मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, कोरोना काल के बाद के स्कूल से देख लीजिएगा। पंजाब का है, ये भी बता दे रहा हूँ आपको पिक्चर। और अल्लाह के रसूल को ना माने वो भी इनकार कर दे, और कुरान शरीफ को नहीं पढ़े उसको भी इनकार कर दे कि हम नहीं पढ़ते, हम नहीं मानते एक खुदा को, उसको काफिर कहते हैं। जरा আল্লাহর কথা মানে না এবং নবীর আদেশ মতো চলে না, যারা মুসলমান তারা আল্লাহর কথা শুনে আর নবীদের কথা শুনে, আর যারা কাফের তারা আল্লাহর কথা মানে না, তারা শয়তানের কথা। तुम सब लोगों को जिहाद करना है, इसे पढ़कर हर बच्चा इस्लामिक जिहाद करे। जो बंदा नबी के बारे में बात करे, कोई भी नबी के बारे में बात करे, उसे काट कर रख दो, ये सरकार ने फरमाया। कोई बंदा सरकार के बारे में बात करेगा, सरकारी तौर पर सल बारे में बात करेगा, दीपक की इजाजत मुझे बोलने की। खान साहब एक बार फिर से सुनो, पूरे पाकिस्तानी पैनल को फिर से सुनवाया जाए कि मदरसों में क्या जहर बोया जा रहा है, फिर से सुनवाइए। एक लम्हे के लिए मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। तुम सब लोगों को जिहाद करना है, इसे पढ़कर हर बच्चा इस्लामिक जिहाद करे। जो बंदा नबी के बारे में बात करे, कोई भी नबी के बारे में बात करे, उसे काट कर रख दो, ये सरकार ने फरमाया। कोई बंदा सरकार के बारे में बात करेगा, सरकारी तौर पर सल बारे में बात करेगा, तो उसका एक ही हाल होगा। तुम सब लोगों को जिहाद करना है, इसे पढ़कर हर बच्चा इस्लामिक जिहाद करे। जो बंदा नबी के बारे में बात करे, कोई भी नबी के बारे में बात करे, उसे काट कर रख दो, ये सरकार ने फरमाया। कोई बंदा को आप जिहाद पढ़ा रहे हैं, आप जैसे हुक्मरानों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। खान साहब मुझे बोलने दें, मुझे एक लम्हे के लिए बोलने दें। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे नबी के बारे में जो भी बात करेगा मैं उसका सर कलम करूंगा। ये याद रखना बात। हमारे इस्लाम के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करेगा, ये जहाद नहीं है, ये जहाद नहीं है, मुसलमान का जज्बा है। तारीफ फतेह साहब, सीधे तारीफ फतेह साहब के पास चलते हैं। इसमें कोई दूसरी बात, दूसरी राय नहीं है। ये गला काटने की बात खान साहब, जो एक रिस्पेक्टेड पार्टी के नेता हैं, नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, जो मेरे क्या कहेंगे तारीफ फतेह साहब, बताइए। नेशनल टेलीविजन पर छोड़ेंगे नहीं हम। मैं देखिए, पूरी दुनिया बात है कि इन्होंने चैलेंज कर रहा हूँ। मोहम्मद आरिफ खान की एक बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा ये जो तकलीद का मसला है इस्लाम के अंदर, इन्होंने ये सेट कर दिया है कि आम मुसलमान को हक नहीं है सोचने का, और उसके नतायज आपके सामने हैं। इनकी पार्टी को जमहूरियत की जहां तक पाकिस्तान में बात है, ये जो पीडीएम है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि इनकी जीत हुई। जो शख्स जीता है इज अ वेरी गुड पर्सन, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जो ये बंदिश है कि हमने कोई बात की तो हम गला काट देंगे, एक कितने काटेंगे सर? आपने उमैयदों ने बैठ के, मैं एक सेकंड बात सुने, आपने ये बहाना इस्तेमाल किया है, और आपने तुर्कों ने ईरानियों का 600 साल कत्ल किया है। आपके अरबों ने इजिप्शियंस और ईरानियन पे जाके लाखों आदमी मार दिए चक्कर में। आपके हाथ से रसूलुल्लाह का इस्लाम निकल के उमैयदों के हाथ में गया है। आप अब मुतज़ल्लाइट टाइप की सोच रखने पे आपने फतवे दिए हैं कि जो सोचेगा वो मारा जाएगा, क्योंकि आप ये कहते हैं कि सूरज रात को जब डूबता है तो कचरे एक कीचड़ के अंदर जाके डूब जाता है। यह हमारी किताब कह रही है, हम क्या जाके कहेंगे कि ये गलत है कि जो बाहर जाता है? कोई बच्चा कह सकता है ये?
आप कहाँ मरीख पे जाएंगे? ठीक है। इंडिया तो मार्स पे चला गया, तारिक आप फतेह साहब, कैसे आपने जाएंगे? बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया और इसी को समझने के लिए मैं अपने एक दर्शक के पास चलता हूं। भानु प्रताप लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए। भानु प्रताप, जो आपको दिख रहा है टेलीविजन पर, वो देखकर आपको कैसा लग रहा है? छोटे छोटे बच्चों को हिंसा की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? दीपक जी, सर्वप्रथम आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक मंच पर लाने के लिए। और ब्रिगेडियर साहब, सिंह साहब, तारिक फतेह साहब, आपको मेरा नमस्कार। तो ये जो तालीम दी जा रही है, ये भारत और इंडिया जैसे यहाँ इंडिया में राहुल जी को यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है सर। और मैं राहुल जी से कहना चाहूँगा कि वो जाके जरा सा पाकिस्तान में कुछ दिन गुजार के आए और वहाँ पे देखें बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है। जो बच्चे अभी स्कूल का मुंह देखना शुरू कर रहे हैं, उनको ये सिखाया जा रहा है कि सिर काटो। ये क्या तालीम है? दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए। बिल्कुल, ये क्या तालीम है? जनरल बख्शी साहब, मैं आपको सीधे जोड़ना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, ये क्या तालीम है? क्या बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता था? अब तक तो हम सुनते थे, लेकिन आज तो वीडियो के सबूत हमारे सामने है। क्लास दिखाई दे रही है, मौलवी दिखाई दे रहा है, पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, बकायदा रिकॉर्डिंग है उसकी। जनरल बख्शी क्या बोलेंगे? देखिए साहब, जब अमेरिका की CIA और सऊदी अरेबिया की मुखाबरात सोवियत यूनियन के बरखिलाफ जंग छेड़ना चाहते थे अफगानिस्तान में, तो उन्होंने पूरे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पूरे जो है क्वेटा के इलाके, सिंध तक जाकर उन्होंने मदरसे 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 भर दिए थे। एक जिहाद फैक्ट्री बनाई थी जहां पे कि जिहादी छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के इस तरह ब्रेन वॉश किया जाए और टोटल एक जिहादी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि एक मदरसा फैक्ट्री जिहाद वॉरियर्स प्रोड्यूस करे, टोटली ब्रेन वॉश्ड, टोटली रेडिकलाइज्ड, बिल्कुल ही हिंसक बना के उनको दुनिया पहले तो अफगानिस्तान में छोड़ा, उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी साहब। एक इमारत वहां खड़ी नहीं रही। ऐसा वहां पे इन्होंने, सोवियत संघ के जाने के बाद वो जंग खत्म नहीं हुई है, आज तक चले जा रही है, क्योंकि तोड़ फोड़, अगर आप ऐसा सो करोगे तो आप रीप क्या करो ना? अगर ऐसा बोगे फसल तो आपको तो किलर्स ही मिलेंगे, मर्डरर्स मिलेंगे, जिनका काम ही जंग छेड़ना, गले रेतना, कत्लो गारत करना। ये कत्लो गारत का सिलसिले में आपने अफगानिस्तान जैसे मुल्क को तबाह कर दिया। ईरान में आप गफलत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में टेररिज्म पिछले 30 साल से ये नॉन स्टॉप चलाए जा रहे हैं। कभी ISIS के मॉड्यूल्स, कभी IS के मॉड्यूल, इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल, कभी यहाँ बम फोड़ रहे हैं, कभी सिमी के मॉड्यूल्स वहां बम फोड़ रहे हैं। ये जो इन्होंने जिहाद फैक्ट्री खोली है, एक्सपोर्ट करना शुरू किया है जिहादिज्म पूरी दुनिया में। कहीं भी, पूरे कायनात में कहीं भी अगर एक बम फटे, टेररिस्ट इंसिडेंट हो, उसके तार सीधे और सीधे इन मदरसों से जुड़ते हैं। ये इन्होंने किया है, दुनिया को तोहफा है इनका। बिल्कुल सही कहा। और यही सवाल मैं गुर्जर साहब के पास ले जाना चाहता हूँ। गुर्जर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी सरकार के अंदर है और ये खुलेआम पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को जिहादी बनाया जा रहा है। वो बच्चे जिनके दूध के दांत अभी तक नहीं टूटे हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि नबी के खिलाफ कोई बोले तो उसका सर कलम कर दो। कैसी शिक्षा दे रही है आपकी सरकार? देखो दिव्यांग, मेरी बात सुनो, गौर से सुनना मेरी बात। मैंने आपकी बहुत सारी ये बकवास सुनी है, जो चुल्लू भर पानी तुम देते थे ना, ये डूब मरो, ये तुम्हारा जनरल बख्शी ये चला हुआ कारतूस। हमारे मदरसों में ये भी बताया जाता है कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिल लिसानी व यदिही। अरशाद खान ने बात की, आप उसकी आवाज बंद कर देते हो। उमर अल्ताफ ने बात की, आप उसकी आवाज बंद कर देते हो। आपको शर्म नहीं आती कि गाय ज़बा करने पर 12 साल का बच्चा आपने दरख्त के साथ लटका दिया? आपने पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है बीफ का है, वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, और मुसलमान कोई गाय ज़बा करता है तो उसको आप उसकी गर्दनें मार देते हो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस रेडिकलिज्म के खिलाफ, इस इंतहा पसंदी के खिलाफ।
एक हम यकसा निसाब ला रहे हैं, मदारस में भी, स्कूलों में भी, हर जगह। जितना टेररिज्म आपकी तरफ से आया, कुलभूषण आपकी तरफ से आया, आपको इसीलिए जिहाद बढ़ा रहे हैं, मरना चाहिए। मैं समझता स्कूलों में जिहाद बढ़ा रहे हैं, चैनल जो है इसीलिए स्कूलों में जिहाद बढ़ा रहे हैं। आप तो अरशाद खान को बोलने नहीं दिया, आप टर करते हो, बकवास करते हो आप लोग। आपको शर्म नहीं आती कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े प्रवक्ता के साथ बात कर रहे हो? शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके स्कूल के अंदर बच्चों को जिहाद पढ़ाई जा रही है। शर्म इनको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आरएसएस सिंह साहब बताइए, आरएसएस सिंह साहब और गुर्जर साहब आपके सामने, आरएसएस सिंह साहब और गुर्जर साहब आपके सामने, जल्दी से। नबी की हुर्मत के लिए अगर बकवास की तो तुम्हारी गर्दन मारने मैं इंडिया में भी पहुंच जाऊंगा। ये जो आपने रखा हुआ तारक फतेह, ये बकवासी आदमी है, ये गद्दार है, धमकी दे रहे हैं कि आप मेरा गला काटेंगे, पाकिस्तान का। मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप मेरा गला काटेंगे, आप मुझे धमकी दे रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर कि मेरा गला काटेंगे। सारा पर्दा खोल के रख दूंगा, कौन हो तुम लोग? तुम सुअर जाकर उधर आप मुझे धमकी दे रहे हैं हिंदुस्तान आकर मेरा गला काटेंगे, आपको देगा और ये तल के रखेगा आपको। और आप याद रखना, सिंह साहब जवाब मेरी तरफ से आप दे दीजिए। सिंह साहब जवाब मेरी तरफ से आप दे दीजिए। ये गर्दन काटने आ जाएंगे, ये गर्दन काटने आ जाएंगे इस्लामाबाद की ओर से। जूते मारेंगे अरशाद खान, बेशक वो नून लीग से हम इकट्ठे हैं, हम अल्लाह के फजल करम से आपको जूते मारेंगे। ये क्या बकवासी बंदा लिया? मेरे अल्लाह ने चाहा तो हिंदुस्तान के हम एक मिनट सर, गाली दे दी आपने। आपने पाकिस्तानी अंदाज में, जिहादी अंदाज में अपनी बात गुर्जर साहब अब सुन लीजिए ना, शरीफ सुन लीजिए। मैंने सुन लिया, आप मेरी गर्दन काटेंगे, आप मेरी गर्दन काटेंगे, मैंने सुन लिया। सुन लीजिए, शांत हो जाइए। सुनिए। वो किधर गया मुझे वाला बूढ़ा? वो चला हुआ कारतूस, उस हरामी को मेरे सामने लाओ। ये बात करता है, बिल्कुल सही। तुम्हें अपनी भैंसों के बड़े रखता, तुम्हारा नाम है। और तारक फतेह, तुम मेरे जूते साफ करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम पाकिस्तान के बच्चे हो और पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हो। ठीक है। तुम्हें ये नहीं पता बोलेंगे क्यों नहीं? पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, गर्दन काटने का सुन तो लीजिए ना। एक मिनट सर, बांग्लादेश बन गया। एक मिनट नाइट पेट्रोलिंग पकड़ने की लगी आपकी क्या? आपकी नाइट पेट्रोलिंग को पकड़ने की लगी है क्या? अगर नहीं लगी है तो एक मिनट, तूने इरशाद खान को गाली नहीं दी, तुमने पाकिस्तान को गाली दी। एक मिनट आपको अगर गर्दन काटने का इतना बंदे हो, मदारस एक मिनट यार, कि मुसलमान वो जिहादी जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरा और जिहादी भाई साहब, आपने ये कहा मदारस से एक हदीस ले ली यार। चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए। अरे कान में लग रहा है जैसे कोई बेसुरा तानपुरा कर रहा हो यार। बात कर रहे हैं, ऑडियो डाउन करें, सिंह साहब आइए। आपको ये बात करने का मैं कह रहा था कि गर्दन काटने का जूतों से समझते हो, आप लातों के भूत हो, आप बातों से नहीं समझते। इसीलिए आपको अगर आपको इसीलिए 90,000 तो आप शी जिनपिंग का गर्दन काटिए जाके। आप डिबेट करो, आप शी जिनपिंग का गर्दन काटिए, क्योंकि उसने यूगुर मुसलमानों का मोहम्मद राम नाम रखना गैर कानूनी कर दिया है। उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रमजान जो है वो बैन कर दिया है। उसने बुर्का जो है वो बैन कर दिया है। वो तमाम सारे ऐसे जो ये है वो वहाँ परेशानी है नहीं है। अब आप सुनिए ना सर, तो जाके शी जिनपिंग का गर्दन काटिए। और नहीं, और अगर आपसे नहीं कटता है तो वो आपका बाजवा जो है, आपका जनरल बाजवा है, उसको बोलिए कि वो जाके शी जिनपिंग। ये किसको बेवकूफ बनाते हो यार? और सुनो, ये 1400 साल से जो ये डरा रहे हैं ना लोगों को, ये 1400 साल से जो लोगों को डरा दे रहे हो कि इसके बारे में पूछा तो गर्दन काट देंगे। ऐसे ये स्पिरिचुअलिटी है तुम्हारा, ये तुम्हारा ये मजहबी अंदाज है कि पूछा तो गर्दन काट देंगे। और एक और बात बता दूं कि आपके यहाँ कोई बच्चा पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ता है, वो इस्लाम के लिए लड़ता है, वो जिहाद के लिए लड़ता है। ये मैं आपको बता दूं।
आज अगर आप उन मदरसों में ये तैयार करने लगो कि तुम्हें पाकिस्तान के लिए लड़ना है, तो ना कोई लश्कर तौयबा में जाएगा ना जैश मोहम्मद में जाएगा, और ये है और कुछ नहीं, वो भी नहीं है। मैंने इसलिए शी जिनपिंग का आपको का हवाला दिया क्योंकि आप उसको कुछ नहीं, आपको हिंदुओं से नफरत है, हिंदुओं से नहीं, तुमको अपने बाप से नफरत है क्योंकि तुम्हारा बाप हिंदू था, तुमको अपने बाप से नफरत है। जिहादी ये बता तेरे बाप का नाम क्या था? बाप का नहीं तो तेरे दादे का नाम क्या था? अपने पूर्वजों को गाली देता है, शर्म नहीं आती है तुमको? शर्म नहीं आती है? अपने पूर्वजों को गाली देता है तुम? खोलियों में सुबह सवेरे लाइन पे लगे तुम अपने पूर्वजों को गाली देता है? संदास के लिए तुम्हें जाने के लिए काफी होती, वो तुम्हारा जो एडमिरल जावेद है के साथ लगे हुए शक्ल तुम्हारी सुनो, जिन्ना के दादे का क्या नाम था? आपको शर्म आनी चाहिए। जिन्ना के दादे का नाम था, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि अपने बाप को गाली देता है, जो अपने बाप का नहीं हो डरना चाहिए। गुर्जर साहब ने मेरा गला काटने का उन्होंने फतवा दे दिया है, मेरा गला काट दिया जाए, क्या मेरे को डरना चाहिए? तुम गद्दार बच्चे किस तरह गद्दार कौन है भाई? हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं, भारत के फाइटर हैं, लड़ेंगे भारत के लिए। अगर मोहम्मद अली जिन्ना के पता नहीं छोड़े, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपका सर लूंगा। अच्छा, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रही है। मैं सीधे अपने दर्शक गौरव सक्सेना के पास चलता हूँ जो कानपुर से जुड़े हुए हैं। गौरव, अभी मुझे गला काटने की धमकी मिली है, क्या मुझे डरना चाहिए? नमस्कार दीपक जी, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और ये जो पाकिस्तानी अपने यहाँ जहर फैला रहे हैं, और इनका सबसे सटीक जवाब हमारे यहाँ के मदरसे हैं, जो हमारे देश के मदरसे हैं जहाँ कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, और वहाँ के जो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो IAS और PCS बनेंगे, और इनके मदरसों में जो बच्चे बड़े होंगे वो आतंकवादी बनेंगे, जो एक ना एक दिन हमारे देश की सेना की गोली का शिकार होंगे। ये अपने देश को दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही, दो टूक बात कही है गौरव सक्सेना। और इसी पॉइंट को लेकर मैं सीधे चलता हूँ तारिक फतेह साहब के पास। तारिक फतेह साहब, मुझे धमकी मिल चुकी है कि मेरा गला काट दिया जाएगा, मेरा गला काट दिया जाएगा। गुर्जर साहब ने जबकि दी है PTI वालों ने, क्या मुझे डरना चाहिए? आप डरना क्या चाहिए? इन्होंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, और सर इन्होंने सिवाय गला काटने के मोहम्मद बिन कासिम के आने से वो मुसलमान जो अमन पसंद थे, जो मलाबार या नीचे तमिलनाडु में आए थे, उनको ये मानते भी नहीं मुसलमान, क्योंकि रंग जरा काला है। ये सिर्फ उसको मुसलमान मानते हैं जो अपना रंग गोरा करके क्रीम लगा के बने हुए खान कहलवाते हैं। इनसे जिंदगी में आज तक बाइसिकल नहीं बनी। ये जो माइक लगाया हुआ ये उन्हें नहीं पता। ये अभी भी बिलीव करते हैं कि 4 बीबियां होनी चाहिए। ये अभी भी यकीन करते हैं कि एक हाथ में और दूसरे हाथ में और जाके खेती करो। आप कहते नहीं है कि जाके इतनी औरतें जमा करो कि जैसे खेती के अंदर खेती करते हो। बेशरम लोग अपनी माँ और बहनों को ट्रीट करते हो इस तरह। 4 बेटियां, रेप का कल्चर है तुम्हारा। तुम जिंदगी भर गरीब लड़कियों को रेप करते हुए तुम यहाँ गए। अब्दाली की औलाद हो, तैमूर की औलाद हो तुम। तुम्हें चाहिए जाओ वापस ताजिकिस्तान जहाँ से आए थे। खान लगाया हुआ आगे। खान कहाँ के हो तुम? मंगोलो क्या? खान ने क्या कर दिया? कैसे बोला? क्या कर दिया खान ने? में बैठे हुए तुम्हारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था तो खान ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? क्या कर दिया खान? कौन खान? कहाँ का खान भाई? अरे साहब, सही तो बोल रहे हैं। खान इज नॉट एन इस्लामिक टाइटल, बाय द वे। ही इज एब्सोल्युटली राइट। चंगेज खान वाज नॉट ए मुसलमान, मालूम है तुमको? अरे इतिहास पढ़ाई नहीं है, ये कोई खानवान नहीं है। इतिहास पढ़ाई नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, खान ने कोई खानवान नहीं है। खान पहले मुसलमान का टाइटल ही नहीं है। हमारे बिहार में एक DGP हुए थे, बिहार पुलिस के, उनका नाम अभी भी है रामचंद्र खान। खान इज नॉट एन इस्लामिक टाइटल। जैसे कि उर्दू मुसलमानों की भाषा, ये सब जो बोल रहे हैं उर्दू जिसको कह रहे हैं, 100% वर्ब्स इन्होंने हिंदी और संस्कृत से लिया है। ये जितने ये टाई पहन के बोल रहे हैं ना,
उर्दू की बात आ रहा है, तुम्हारा हाथ दीपक क्यों कांप रहा है यार? दीपक ये कार्टून आज आपने जिहादी कहां से लाया? जिहादी ये मास्टर कार्टून आया कहां से? अरे इसका हाथ क्यों, ये कार्टून कहां से पकड़ा है? ये क्या कर रहा है? ये इसका हाथ क्यों कांप रहा है? ये कार्टून कहां से पकड़ा है? अरे देखिए इसका हाथ क्यों कांप रहा है, देखो भाई, ध्यान रखिए, ऐसा न कि लुढ़क जाए डिबेट में। ये बात कर रहा है अपने हिंदू पूर्वज के पास ये चले जाएंगे भैया, इसका हाथ कांप रहा है। आप देखें, ठीक है, मैं सबको ऑर्डर में लाता हूँ। अभिषेक दुबे, मेरे दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, और अभिषेक दुबे मेरे साथ जुड़े हैं। जगह बताइए जरा, मैं देखता हूँ। अभिषेक दुबे मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक दुबे जी, क्या कहेंगे बहस के बारे में? आज तो मुझे धमकी मिल गई कि अगर ऐसी डिबेट आप करेंगे तो आपकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। देखिए, जब से देश में एक ऐसी सरकार भारत में हिंदुस्तान में आई है जो कि राम मंदिर और देश के विकास की बात करती है, जो देश हित के लिए बात करता है उसको धमकी दी जाती है। तो जब अच्छे पत्रकार, आपके जैसे पत्रकार जब देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो हमेशा पाकिस्तान से भी धमकी दी जाएगी। अभी तो कुछ ऐसे जो कथाकथित लोग जो बैठे हुए हैं अपने ही देश में, वो धमकी दे रहे हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान और ऐसे इस्लामिक कंट्रियां हैं जो भारत को नीचा दिखाना चाहती है, तो आप तो पत्रकार हैं, आप देश के लिए आवाज उठाते हैं, तो आपको ठीक है, सीधे उमर अल्ताफ के पास चलता हूं। उमर अल्ताफ, पहले करेक्शन करिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात के दंगों में एक भी आरोप न लगा न प्रूव हुआ। आप पहले कहिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा। देखिए दीपक जी, भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते थे हामिद अंसारी साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें कहा है कि भारत का मुसलमान अपनी शनाख्त खो रहे हैं और भारत में मुसलमानों का रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, भारत में मुसलमानों को गोश्त खाने पे मार दिया जाता है, लव जिहाद के नाम पे मार दिया जाता है। तो अब आप देखिए, आपके ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, भारत को कैसा मुल्क बना रहे हैं, एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। और इस पे भारत के जो सेंसिबल सेकुलर लोग हैं वो इस बारे में बड़े परेशान हैं कि भारत का मुसलमान जो है इस टाइम इतना इनसिक्योर और अनसेफ है, और मोदी जी ने एक अच्छे भले मुल्क को तबाह कर दिया है। तुम्हारा दादा गाय माता बोलता था, तुम गाय का पोस्ट बोल रहे हो। मुफ्ती वजाद कासमी भारतीय मुसलमान है, ये भारतीय मुसलमान है। मुफ्ती वजाद कासमी, क्या आपको डर लगता है दिल्ली में? क्या आप अपना काम मन लगाकर अपने हिसाब से नहीं कर पाते? बताइए पाकिस्तान में रहकर अपने घर की नहीं झांकेंगे, दूसरे की घर की झांकेंगे? बताइए वजाद कासमी जी। जी दीपक भाई, आप इनको चुप करिए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। आप इनको चुप करिए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। आपके मुल्क में लिंच देखिए, अभी मैं सुन रहा था, किसी को ऑडियो नहीं जा रहा, आपको आली जनाब, सिर्फ मुफ्ती वजाद कासमी का ऑडियो। आली जनाब, आली जनाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं अभी सुन रहा था। मैं इनकी याददाश्त के लिए इनको बता दूं कि आली जनाब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम रहे और अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप पिछले 20-25 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिएगा कि गुजरात का मुसलमान कितना खुशहाल था और अभी भी है, और देश का मुसलमान यहाँ कितना खुशहाल है और किस तरह जी रहा है। और उसको अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि मैं अभी एक माइनॉरिटी मिनिस्टर श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक मेला कायम किया था हुनर हाट के नाम से। मैं गया तो उसको मैंने देखा कि बुनियादी तौर पर पूरे देश के मुसलमानों का हुनर वहाँ लाया गया था, और वो सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी ही करा सकते थे उसको। और भी इस तरह मैं आपको हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ, हज से लेकर के, हज के उमूर से लेकर के हमारे मदारिस तक एक मिसाल बने हुए हैं। और हमारी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है कि भारत का मुसलमान किस कदर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा अभी 2-3 मिनट पीछे। ब्रेक के बाद मैं आपसे ही शुरू अभी एक साहब बोल रहे थे गुजर कोई नहीं बता सकता कि मदरसे में क्या शिक्षा होती है, और मुझे धमकी भी मिल चुकी है कि मेरे गर्दन को कलम किया जाएगा, और धमकी दिए गुर्जर साहब जो कि पीटीआई के नेता है, उस पर मैं आपसे तकरीर करूंगा और खोलूंगा मदरसे के विजुअल से ब्रेक के बाद।